वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ के पॉप डेमन हंटर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की खास बात यह है कि इसके गानों ने बीटीएस के रिकॉर्ड तक तोड़ दिए हैं। तो अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब दुनिया में डेमंस ने अपने आतंक मचा कर रखे थे। वे मासूम लोगों की आत्माओं को बेरहमी से निचोड़कर खा जाते थे। मानवता का अस्तित्व लगभग खत्म होने के कगार पर था। पूरी पृथ्वी पर बस डेमंस का राज होने वाला था। लेकिन तभी कुछ सेवियर्स का जन्म होता है। उनके पास ना कोई हथियार थे ना कोई जादू, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी आवाज और गाना। उन्होंने अपने संगीत से डेमंस को मिटाना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी धरती पर एक ब्लू बाउंड्री बन गई, एक ऊर्जा ढाल जिसके अंदर इंसान सुरक्षित थे और डेमंस चाह कर भी उस बाउंड्री को पार नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि अगर ये बाउंड्री एक बार गोल्डन बाउंड्री में बदल जाए तो डेमंस का इस दुनिया में वापसी करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये बाउंड्री स्थायी नहीं थी, इसीलिए हर जनरेशन में कुछ सेवियर्स गानों के जरिए इस दुनिया को बचाते रहे। अभी प्रेजेंट में इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं 3 सबसे टैलेंटेड सेवियर्स, रूमी, मीरा और जॉय। तीनों ने मिलकर एक बैंड बनाया है। उसे नाम दिया है हंटर एक्स। दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस हैं। उनके सॉन्ग्स और आवाज के लोग दीवाने हैं। आज उनका एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट है। करोड़ों फैंस बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। भीड़ जुट चुकी थी और माहौल गर्म था। उनका मैनेजर उन्हें बार बार कॉल करता है, लेकिन उधर हंटर एक्स अभी भी फ्लाइट में बैठी थी। बड़े मजे से खाना खा रही थी। खाने का तरीका देखकर कोई नहीं कह सकता कि यही पॉप स्टार्स हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया बेताब है। रूमी को अचानक कुछ अजीब लगता है। वो गौर करती है और चौंक जाती है। पायलट और एयर होस्टेस सब मॉन्स्टर्स हैं और वो कह रहे होते हैं आज हंटर एक्स का दी एंड होगा। लेकिन रूमी, मीरा और जॉय घबराते नहीं। वो अपने वॉइस मैजिक से उन मॉन्स्टर्स की बुरी तरह धुलाई कर देते हैं और फिर उड़ते हुए सीधे कॉन्सर्ट में लैंड करते हैं। फैंस उन्हें देखकर पागल हो जाते हैं, चीखते हैं, चीयर करते हैं। उनके गाने से एक बार फिर से ब्लू बाउंड्री बनने लगती है और अब वह धीरे धीरे गोल्डन बाउंड्री में भी बदलने लगती है। और इस वजह से उधर धरती के नीचे सारे डेमंस वापस छिप जाते हैं। वो डेमन लेडी जो एयर होस्टेस बनकर आई थी कांपते हुए डेमन किंग के पास जाती है। वो कहती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो, हम हार गए। और डेमन किंग बिना दया दिखाए उसे निकल जाता है और गुस्से में दहाड़ता है कि हर बार ये ब्लू बाउंड्रीज क्रिएट कर देती हैं। अगर गोल्डन बाउंड्री बन गई तो हमारा अंत पक्का हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर पूरे डेमन जाति में सन्नाटा छा जाता है। तभी एक भारी आवाज आती है। एक लंबा रहस्यमय डेमन सामने आता है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। जैसे उनका एक बैंड है, अब हमारा भी होगा, डेमन बॉय बैंड, और हम उन्हें उन्हीं के तरीके से हराएंगे। लेकिन उसकी बातें सुनकर बाकी डेमन्स हंसने लगते हैं। पर डेमन किंग उन्हें कहता है ठीक है जून, तुम्हें एक मौका मिलता है। वैसे भी तुमने पहले कभी कुछ काम का ढंग किया नहीं है, लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जून कहता है मुझे मेरी मेमोरीज वापस चाहिए जो आपने मुझसे छीन ली थी। वही द हंटर्स काफी एक्साइटेड होती है कि फाइनली अब वो गोल्डन बाउंड्रीज क्रिएट कर सकती हैं। और रूमी पोस्ट कर देती है कि वो लोग फाइनली अपने गोल्डन कॉन्सर्ट को लॉन्च करने वाले हैं विथ न्यू कॉस्ट्यूम। तीनों काफी एक्साइटेड होकर परफॉर्मेंस देती हैं और लगभग रूमी की आवाज पीक पर जाने ही वाली होती है कि उसे अजीब महसूस होता है और वो शांत हो जाती है। उसे लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा। वो दोबारा गाना शुरू करती है और सेम चीज उसे फील होता है। वो कॉन्सर्ट को कैंसिल कर देती है और सबसे छुपकर दूर एक ऊंचाई पर भाग जाती है। वहाँ वो अपने जैकेट उतारती है और देखती है कि उसके पूरे बॉडी पर डेमंस जैसे निशान, यानी कि वो भी एक डेमन है, ना कि हंटर। उसकी आंटी ने बताया था उसे कि रूमी के पापा एक डेमन थे और माँ एक हंटर। उस टाइम तो रूमी के डेमन के साइन बस एक हाथ में थे जिसे आंटी ने छुपा कर रखने को कहा था, बट अब वो उसके पूरे बॉडी में फैल चुके थे और इसी वजह से उसकी आवाज भी अब बदलने लगी थी। वो आवाज हंटर्स की तरह बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहे थे, बल्कि बाउंड्रीज को नुकसान पहुंचा रहे थे।
रूमी अपनी बेबसी पर बहुत रोती है कि फाइनली वो गोल्डन बाउंड्रीज क्रिएट करने ही वाली थी, उसी टाइम ऐसा क्यों हो गया। वो अपनी दोस्तों के पास वापस आती है। दोस्त उसकी प्रॉब्लम से वाकिफ तो नहीं थे पर उसके सपोर्ट में खड़े थे। मैनेजर उन्हें कॉल करके बोलता है कि वो फैंस को हैंडल नहीं कर पा रहा, पर वो तीनों डिसाइड करती हैं कि क्यों ना कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया जाए और रूमी की आवाज़ का इलाज ढूंढा जाए। जॉय के सजेशन के हिसाब से तीनों सबसे छुप कर डॉक्टर के पास जाते हैं, पर वो डॉक्टर भी खुद इन तीनों का बड़ा फैन निकलता है। वो रूमी को देखता है और बोलता है कि तुमने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है, तुम जो हो तुम्हें जो करना चाहिए पर तुम नहीं करना चाहती। वो तीनों उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती और रूमी के मेडिसिन लेकर बाहर निकल जाते हैं। तभी गली में उन्हें कुछ परछाई दिखाई देते हैं। तीनों को लगता है कि ये उनके फैंस होंगे, इसीलिए वो तीनों छुपने लगती हैं। लेकिन सामने से तो कुछ हॉट बॉयज आ रहे होते हैं, जिनको देखते ही मीरा और जॉय की आंखों से पॉपकॉर्न बाहर आने लगते हैं। रूमी उन दोनों को देखकर मुंह बनाती है, कैसे लोग हैं ये। तभी उसकी नजर उन हॉट लड़कों के पीछे से आते एक और हैंडसम लड़के पर जाती है और उसे देखते ही उसका भी सेम हाल हो जाता है। वो लड़का हल्का सा रूमी से टकरा जाता है और रूमी वही गिर जाती है। लड़का उसे अपने हाथ देता है। रूमी तो जैसे खो सी गई थी, वो भी अपना हाथ बढ़ाती है। तभी वो लड़का हाथ पीछे कर लेता है और चला जाता है। उनके जाते ही तीनों जैसे होश में आती है और गुस्से में उनकी बुराई करने लगती है। तभी कुछ म्यूजिक की आवाज सुनाई देते हैं। तीनों उधर जाती है तो वही हॉट लड़के स्टेज पर बेहद ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सारे लोग उनके फैंस बन जाते हैं और वो लड़के खुद को साजा बॉय बैंड बताते हैं। लेकिन ये तीनों उनके डेमंस मार्क देख लेती हैं और समझ जाती हैं कि ये सब डेमंस है जो बॉय बैंड बनकर आए हैं। पर क्यों, जो भी हो, तीनों डिसाइड करती है कि डेमंस तो डेमंस होते हैं, इसीलिए वो तीनों उन्हें मारने का प्लान बनाती है और इवनिंग में चोरी छुपे उनके शो पर पहुंच जाती है। पर बैंड लीडर जून उन्हें देख लेता है और अनाउंस कर देता है कि हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी हैं, हंटर एक्स। हंटर्स के फैंस भी उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें भी गेम में शामिल करवा देते हैं और बेचारी हंटर्स कुछ नहीं कर पाती। गेम खत्म होते ही साजा बॉयज तुरंत वहां से खिसक जाते हैं। हंटर्स उनका पीछा करते हुए मेंस बाथरूम में घुस जाते हैं, जहां साजा बॉय भी मौजूद थे, लेकिन उनके साथ मॉन्स्टर की सेना मौजूद थी। तीनों हंटर्स मिलकर सबकी धुलाई कर देती है। रूमी सीधे जीनो पर अटैक कर देती है, लेकिन फाइट के वक्त उसकी शर्ट फट जाते हैं और जीनो उसके डेमन मार्क को देख लेता है, जिसके बारे में अभी तक रूमी के दोस्तों को भी नहीं पता थी। रूमी घबरा जाती है, लेकिन उसके दोस्तों के देखने से पहले ही जून उसे छुपा देता है और एक कपड़ा बांध देता है। रूमी को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ और जून वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फाइट खत्म करके जब वो तीनों पूरे शहर को देखती हैं तो उनके ब्लू बाउंड्रीज लगभग रेड पिंक बाउंड्रीज में बदल रहे थे। इसका मतलब था कि डेमंस का आतंक दुनिया में फिर से शुरू हो रहा था। तभी उनका मैनेजर आता है और उन्हें बताता है कि सभी जगह साजा बॉयज ट्रेंड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा गाना बनाना होगा जिससे साजा साजा नहीं हंटर्स हंटर्स की आवाजें गूंजे। हंटर्स इसके लिए प्लान बनाती है और रूमी जॉय को लिरिक्स का काम सौंप देती है और मीरा को कोरियोग्राफी का। वहीं डेमंस की दुनिया में जीनों की वाहवाही होती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब केवल हंटर्स के बेस में उस मॉन्स्टर का पता लगाना है कि कौन है वो और सच्चाई क्या है, ताकि उसे डिस्ट्रॉय करने में आसानी होगी। यानी कि रूमी की बात कर रहे हैं वो। यही सोचकर उस रात जीनू अपने पालतू मॉन्स्टर बिल्ली और कबूतर को रूमी के पास भेजता है एक नोट्स के साथ, जिसमें वो रूमी को मिलने बुलाता है, लेकिन रूमी साफ इनकार कर देती है। बिल्ली और कबूतर दोनों मॉन्स्टर वहां से निकल जाते हैं और रूमी चुपके से उनका पीछा करते हुए जीनू के पास पहुंच जाती है। दूर से वो जीनू को देखती है और उसका काम तमाम करने के इरादे से उसके पास जाती है, लेकिन उसके साथ तो गुगली हो जाती है। असल में जिसे वो मार रही थी वो जीनू का पुतला था। जीनू तो जीता जागता उसके सामने खड़ा था।
रूमी उसे देखते ही झपट पड़ती है और काफी इधर उधर की बातों के बाद जीनू उसे रोक पाता है। अपनी कहानी बताता है उसे कि वो मॉन्स्टर है तो क्या हुआ, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं। 300 साल पहले वो भी एक इंसान हुआ करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। अपने परिवार को वो एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उस मॉन्स्टर की थी और उसने अपने परिवार के वेल्थ के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। वो मॉन्स्टर की कैद में गया। वो रूमी को अपनी बातों पर बिलीव करने के लिए कहता है, पर रूमी विश्वास नहीं करती और उसे मारने जाती है, लेकिन जीनू गायब हो जाता है। पर रूमी कहीं ना कहीं जीनू की बातों के बारे में सोचने लगती है। वो अपने टीम के साथ गाना बनाती है, पर उसे लिरिक्स ठीक नहीं लगते। मीरा और जॉय को वो थोड़ी अजीब लगती है। वो दोनों उससे बात करने की कोशिश करती है, पर रूमी उन्हें सच नहीं बता सकती थी। फिर हंटर्स अपने कॉन्सर्ट के लिए टिकट बांटती है ताकि उनका दबदबा बना रहे, लेकिन उनके पास फैंस के साथ साजा बॉयज भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही अलग सीट रखते हैं आधे फैंस उधर चले जाते हैं। मजबूरन रूमी डिसीजन लेती है कि साजा बॉयज उनके साथ बैठेंगे। हालांकि मीरा और जॉय नाराज होती है, पर रूमी उन्हें समझा देती है कि फैंस के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। जीनू रूमी के बगल में बैठ जाता है और बाकी सारे मीरा और जॉय के साथ। जीनू और रूमी खुसर फुसर करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं। तभी एक फैन आ जाती है और दोनों की खुसर फुसर पकड़ लेती है। दोनों तुरंत इस बात से इनकार करते हैं। वो फैन उन्हें बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप दोनों के सीक्रेट्स मेरे साथ सेफ रहेंगे, कि आप दोनों के बीच कुछ कुछ है। फिर इसके कुछ ही देर बाद एक बच्ची जीनू को एक पेंटिंग देती है जिसमें उसने जीनू को एक एंजल की तरह बनाया था और लिखा था, आप एक प्योर सोल हो। जीनू ये देखकर इमोशनल हो जाता है और रूमी सबको जीनू के लिए क्लैप करवाती है। ये बात मीरा को थोड़ी अजीब लगती है। उस रात वापस आने के बाद रूमी सॉन्ग प्रैक्टिस करती है, पर उसे लिरिक्स थोड़े अजीब लगते हैं कि मॉन्स्टर्स को मार देना चाहिए, वो जीने के लायक नहीं है, इसीलिए वो लिरिक्स को काट देती है। उस शाम भी अपने पेट द्वारा जीनू ने फिर से नोट्स भेजे थे मिलने के लिए, लेकिन रूमी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी। तभी मीरा उसके रूम आ जाती है। रूमी तुरंत मॉन्स्टर्स को छुपा देती है, लेकिन वो लिरिक्स मीरा के हाथ लग जाते हैं। वो रूमी से पूछती है कि तुमने लिरिक्स क्यों काटे हैं, क्या बुराई है इसमें। रूमी इधर उधर का बहाना बना देती है और मीरा के जाते ही वो जीनू को मिलने के लिए चिट्ठी भेज देती है। जीनू नोट्स मिलते ही जगह पर उसका वेट करता है और थोड़ा नाराज होता है कि उसने बोला था पर वो खुद ही लेट है। तभी ठीक अपने पीछे उसे रूमी दिखाई देती है और वो घबरा जाता है। वो रूमी की तारीफ करता है कि अपने फर्स्ट डेट में वो इतने अच्छे कपड़े पहन कर आई है, लेकिन रूमी नाराज हो जाती है। वो डेट के लिए उसे थोड़ी मिलने आई थी, बल्कि बिजनेस मीटिंग थी ये। तभी एक ब्रेसलेट बेचने वाली लेडी उन्हें देख लेती है और दोनों की जोड़ी की तारीफ करती है। दोनों तुरंत इस बात से इनकार करते हैं कि वो कपल्स थोड़ी हैं। जीनू बोलता है ये मेरे टाइप की नहीं है, लेकिन रूमी नाराज हो जाती है और दोनों बहस करने लगते हैं। वो लेडी चुपचाप एक ब्रेसलेट रूमी को दे देती है और चली जाती है। मैं वहाँ से जाने लगती है तो जीनू उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों थोड़ा अजीब फील करते हैं। रूमी तुरंत वो ब्रेसलेट जीनू को दे देती है और खुद भाग जाती है। फिर तीनों हंटर्स अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन रूमी रुक जाती है। वो दोनों से कहती है कि मुझे ये लिरिक्स कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीरा थोड़ा नाराज होती है कि कल ही उनका परफॉर्मेंस है और रूमी ऐसे कैसे बात कर सकती है। तभी उन्हें मॉन्स्टर्स के स्पार्कल दिखाई देते हैं और वो तुरंत उन्हें मारने चली जाती है। एक ट्रेन के बाहर मॉन्स्टर्स की भीड़ लगी थी जो पैसेंजर्स के सोल्स को खा रही थी। तीनों गाना गाते हुए मॉन्स्टर्स को मारती है और रूमी के लिरिक्स में चेंजेस आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मारने के बजाय जीने देने की लाइन गाती है। इस वजह से मॉन्स्टर उस पर अटैक करने में सफल हो जाते हैं। किसी तरह मीरा और जॉय मामले को संभाल लेते हैं, लेकिन ट्रेन के पैसेंजर को वो नहीं बचा पाते। इस बात से रूमी पर दोनों थोड़ा नाराज होते हैं कि उसकी लापरवाही ने आज उन्हें हरा दिया। उस शाम रूमी फिर से जीनू से मिलने जाती है। उसे बताती है कि उसके पास एक तरीका है जिससे उस मॉन्स्टर से जीनू आजाद हो सकता है और उसे बिलीव है कि ऐसा होगा, क्योंकि जब से वो जीनू से मिली है उसका गला ठीक हो रहा है, वो गा पा रही है।
तो इस बार के कॉन्सर्ट में वो जीते और उन्होंने अगर गोल्डन बाउंड्रीज बना दिए तो मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म और जीनू भी आजाद हो जाएगा। जीनू उस पर भरोसा कर लेता है क्योंकि सच में रूमी के गाने की वजह से उसे मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन रूमी के जाते ही मॉन्स्टर उसे वापस अपनी दुनिया में खींच लेता है और सच से वाकिफ करवाता है कि वो कभी भी उसके कंट्रोल से आजाद नहीं हो सकता। रूमी वापस अपने दोस्तों के पास आती है, उनसे माफी मांगती है और वो दोनों भी समझ जाती है कि ये सॉन्ग उनके फैंस को कनेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि ये खुद उन तीनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तीनों एक नया सॉन्ग बनाने का डिसाइड करती है और फाइनली इंटरनेशनल आइडल अवार्ड कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए पहुंच जाती है। उनका कंपटीशन साजा बॉयज के साथ होता है, पर रूमी को पूरा भरोसा था कि जीनू उनकी मदद करेगा और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, अचानक से साजा बॉयज परफॉर्मेंस देने से पहले ही गायब हो जाते हैं। रूमी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब जीनू ने ही किया है, तो अब इस मौके का फायदा उठाकर वो दुनिया में गोल्डन बाउंड्रीज क्रिएट कर सकती हैं। साजा बॉयज नहीं आते तो एज ए नेक्स्ट कंटेस्टेंट हंटर एक्स को बुलाया जाता है और वो तीनों बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। रूमी अपनी आवाज से लगभग गोल्डन बाउंड्रीज क्रिएट करने में कामयाब होती जाती है। कोरियोग्राफी के हिसाब से कुछ टाइम के लिए जोय और मीरा को स्टेज से बाहर जाना था और रूमी को अकेले परफॉर्म करना था, लेकिन स्टेज के बाहर जाते ही वो दोनों देखती हैं कि कुछ मॉन्स्टर उनके मैनेजर को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। दोनों उन्हें बचाने के लिए भागती हैं, लेकिन मैनेजर के भेष में वो तो मॉन्स्टर्स थे। तभी लाइट पूरी तरह चली जाती है और वो सॉन्ग बजने लगता है जो उन्होंने पहले बनाया था, मॉन्स्टर्स के लिए नफरत वाली। मीरा और जॉय समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत स्टेज की तरफ भागती है। वहाँ स्टेज पर रूमी के साथ जॉय और मीरा के वेश में मॉन्स्टर्स डांस करते हैं और रूमी के जैकेट उतारकर उसकी आइडेंटिटी को बाहर ले आते हैं। फैंस उसकी बॉडी पर मॉन्स्टर्स मार्क देखकर चौंक जाते हैं। रूमी बहुत घबराने लगती है और स्टेज से बाहर भाग जाती है, लेकिन वहाँ बाहर वो मीरा और जॉय को देखकर हैरान हो जाती है। वो दोनों भी रूमी के मॉन्स्टर्स मार्क देखकर घबरा जाती हैं। रूमी उन्हें एक्सप्लेन करती है, लेकिन दोनों को उस पर भरोसा नहीं होता। रूमी उन्हें बताती है कि मैं इसे ठीक करने के बारे में सोच रही थी, इसीलिए नहीं बताया और इसमें जीनू मेरी हेल्प कर रहा था। लेकिन दोनों रूमी से नाराज होती है कि इतनी बड़ी बात उसने दोनों से छुपा कर रखी और ऊपर से वो जीनू के साथ काम कर रही है। रूमी चिल्लाकर उन्हें समझाना चाहती थी कि वो मॉन्स्टर नहीं है, पर उसकी आवाज सब सच बयां कर देती है क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल मॉन्स्टर वाली हो गई थी जो ब्लू बाउंड्रीज को नुकसान पहुंचा रही थी और इस वजह से वो दोनों भी उसे एक मॉन्स्टर की तरह देखने लगती हैं। रूमी को जीनू पर गुस्सा आता है। वो जीनू को ढूंढते हुए उसके पास जाती है। जीनू उसे बोलता है कि यही मेरी सच्चाई है, मैंने सब कुछ तुमसे झूठ बोला था, इवन मेरी फैमिली के बारे में भी, सब कुछ। असल में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मैंने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया था, अपनी बहन और माँ को छोड़ दिया था। रूमी बिलीव नहीं करती। वो उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर बोल रहा है, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, तुम एक अच्छे मॉन्स्टर हो और हम मिलकर इन सब से बाहर आ सकते हैं। लेकिन रूमी की मॉन्स्टर वाली आवाज़ सुनकर जीनू उसे बोलता है, तुम खुद को ही देखो, क्या यह काम कर रहा है, क्या तुम ठीक हो रही हो। इस बात का रूमी के पास कोई जवाब नहीं होता और जीनू गायब हो जाता है। रूमी पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपनी आंटी के पास जाती है, उस पर चिल्लाती है कि यही उसकी रियल आइडेंटिटी है तो उसे मार दे अभी। लेकिन आंटी वैसा नहीं करती, उसे समझाती है कि उसकी माँ के मिस्टेक की वजह से वो नहीं जानती थी कि ऐसा होगा, पर उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो रूमी को बचाएगी, उसके मॉन्स्टर मार्क का सॉल्यूशन निकालेगी और दुनिया से उसे छुपा कर रखेगी। लेकिन रूमी काफी ज्यादा अंदर से टूट चुकी थी। वो चुपते चुपते अब थक चुकी थी। वो डिसाइड करती है कि वो मॉन्स्टर है तो मॉन्स्टर बनकर ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगी। वही रूमी की आवाज से हंटर एक्स के फैंस काफी निराश हो चुके थे और साजा बॉयज की तरफ उनका खिंचाव बढ़ गया था। मॉन्स्टर भी यहाँ अपना काम शुरू कर देता है, पूरी दुनिया के लोगों को हिप्नोटाइज करके एक जगह कॉन्सर्ट में इकट्ठा करता है। इसका शिकार मीरा और जॉय भी हो जाते हैं।
साजा बॉयज वहाँ परफॉर्मेंस देते हैं और मॉन्स्टर सबके सोल खींचना शुरू कर देते हैं। तभी रूमी की आवाज आती है। मॉन्स्टर उसे बोलता है कि तुम भी मॉन्स्टर का हिस्सा हो और तुम्हें मेरे कंट्रोल में आना ही होगा, क्योंकि तुम हंटर नहीं बन सकती। देखो खुद को, जब तुम खुद को ठीक नहीं कर सकती तो और सबको कैसे ठीक करोगी। रूमी मॉन्स्टर से बहस नहीं करती, बल्कि एक शांत स्वभाव वाला गाना गाना शुरू करती है। जैसे ही वो गाती है, उसके बॉडी पर बने मॉन्स्टर के मार्क से लाल नहीं बल्कि ब्लू रोशनी आने लगती है। इसका असर मीरा और जॉय पर भी होता है। वो दोनों भी होश में आ जाती है और रूमी का साथ देती है और तीनों मिलकर जब गाना गाने लगती है तो मॉन्स्टर पर बुरा असर होता है। वो उन्हें मारने के लिए मॉन्स्टर्स की भीड़ भेजता है, लेकिन तीनों सबको मात दे देती है और धीरे धीरे सबके सोल वापस आने लगते हैं। मॉन्स्टर अपनी हार देखकर बौखला जाता है और अपना अंतिम और पावरफुल वार रूमी पर करता है। रूमी पूरे जी जान से उसे रोकती है, लेकिन काफी हद तक वो हारने लगती है और तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि मॉन्स्टर के पावर खत्म हो गए हैं। पर जब वो सामने देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि सामने जीनू खड़ा था जिसने मॉन्स्टर के वार को रोक कर रखा था। रूमी उसे देखते ही रोने लगती है, उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जीनू उससे कहता है तुमने अपने प्रॉमिस पूरा किए, मेरी सोल वापस कर दी और अब मैं उसे तुम्हें सौंपता हूँ। फिर वो अपनी सोल रूमी को दे देता है और उसका शरीर राख में बदल जाता है। तभी सारे फैंस भी अपने सोल्स तीनों को देने लगते हैं और तीनों मिलकर मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस तरह से वो दुनिया को फिर से बचा लेते हैं। उनकी इस वीरता को देखते हुए फैंस दोबारा उनके फैन बन जाते हैं और साजा बॉयज की यादों को डस्टबिन में फेंक देते हैं। वही लास्ट मिनट में हम देखते हैं कि दुनिया से सारे मॉन्स्टर तो गायब हो गए थे, बट वो बिल्ली और कबूतर अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो क्या है ये मिस्ट्री? इसे हम और आप जैसे भोले भाले लोगों के सोचने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये थी के-पॉप डेमन हंटर मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।